तक हम यही जानते हैं कि शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाते हैं। अगर किसी को संगीत सीखना है तो म्यूजिक स्कूल पहुंचता है, एक्टिंग सीखने के लिए वो ड्रामा स्कूल का रुख करता है, पेंटिंग सीखना हो तो सही जगह आर्ट्स का स्कूल है। लेकिन आज मैं आपको जापान के जिस स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं, वहां के लोग हंसना सीखने जा रहे हैं, और वो भी अच्छी खासी फीस देकर। हमारे यहाँ तो ऑफिस में काम करने वाले लोग टी ब्रेक में हंसी की महफिल जमा लेते हैं। गांव देहात में तो जहां 4-5 लोग इकट्ठे हुए वहां हंसी ठट्ठा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो योगा करने के दौरान हास्य योग का पूरा चैप्टर है, जिसमें बिना किसी बात के जोर जोर से हंसना सिखाया जाता है। कई बार लोग हैरान होते हैं, पार्क में अचानक हंसने की आवाज आती है, अरे ये क्या हुआ। लेकिन जापान के लोग हंसने के लिए पैसे दे रहे हैं। जापान में ऐसा क्या हुआ कि लोग हंसना ही भूल गए? इसके पीछे जो वजह हैं वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हंसी की इस क्लास की फीस और हंसाने वाली टेक्निक के बारे में बता देता हूं, ताकि आप आज ये समझ सकें कि आज के दौर में हंसना कितना दुर्लभ और महंगा हो गया है। जापान में हंसी की क्लास का सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना के दौरान मास्क पहनने का नियम बहुत सख्ती से यहां लागू किया गया। हालांकि जापान में मास्क पहनना एक अच्छी आदत भी मानी जाती है, लेकिन कोरोना में लंबे समय तक मास्क पहनना जरूरी हो गया, और इस वजह से जापान के बहुत से लोगों को यह समस्या महसूस हुई कि इस दौरान उन्होंने अपने चेहरे की मांसपेशियों का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब जो दिखता ही नहीं है उसको तकलीफ क्यों दें। कुछ लोगों का कहना था कि मास्क हटने के बाद मुंह के निचले हिस्से को दुनिया के सामने दिखाने में उन्हें संकोच महसूस हो रहा है, उनको उसे ढके रहने की आदत पड़ गई। जबकि बहुत से लोगों ने माना कि बातचीत के दौरान वो हंसना और मुस्कुराना भूल गए हैं, क्योंकि उनके चेहरे की मसल्स टाइट हो गई। कई लोगों को लगा कि अब उनकी मुस्कान पहले जैसी रही ही नहीं। इस समस्या को देखते हुए जापान की एक कंपनी इकाओइकू ने लोगों को हंसने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। यह जापानी शब्द है इकाओइकू। इसका मतलब होता है स्माइल कंपनी, हंसने की कंपनी। इस कंपनी के स्माइलिंग एक्सपर्ट्स लोगों को हंसना सिखाने के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि गाल की मसल्स को लचीला बनाया जा सके, जिससे हंसने की प्रोसेस आसान हो जाए। कभी आपने सोचा था कि इस तरह की क्लासेस लगा करें? लगने लगी। हंसी की इस क्लास में 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए $55 यानी करीब 4,500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, 1 घंटे की क्लास। जापान की यह कंपनी पिछले कुछ समय में करीब 4,000 लोगों को हंसने का प्रशिक्षण दे चुकी है। इसके अलावा जो लोग स्माइलिंग कोच बनना चाहते हैं उन्हें अलग से वर्कशॉप दी जाती है। इसके लिए $574 यानी करीब 47,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। इसमें पता यह चला कि हंसी की इस क्लास में पहली शर्त यह है कि क्लास में आने के लिए हाथ में आईना लेकर पहुंचना जरूरी। इसमें ट्रेनर गाइडलाइन देकर लोगों को हंसने की प्रोसेस सिखाते हैं। इसमें चेहरे के तनाव को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग के साथ इसकी शुरुआत होती है, उसमें स्ट्रेच किया जाता है। वैसे आपको यहां एक एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं दे दूं कि जापान में जोर से हंसना और दांतों को दिखाने वाली जो हंसी होती है उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हमारे यहां भी अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ज्यादा अगर हंसी जो है वो मौके के हिसाब ना हो तो वहीं कहा जाता है क्यों दांत चियार रहे हो, वहां भी नहीं माना जाता। मौके बेमौके अगर कोई दांत दिखा के हंसे तो वहां भी यही कहा जाता है कि खीसे क्यों नहीं पोड़ रहा, उस लैंग्वेज में जो वहां समझ में आती है। इसको अच्छा नहीं माना जाता। वहां के ज्यादातर लोग स्माइल यानी हल्की मुस्कुराहट से काम चलाते हैं। इसीलिए जापान के लोग पहले से ही स्माइलिंग क्लासेस में जाते रहे हैं। इसका भी एक मैनर होता है, वो मैनरिज्म सीखने के लिए मुस्कुराना कैसे चाहिए कि वो भद्रता में अभद्रता ना लगे, लोगों के बीच में उसको लेकर ये ना लगे कि ये अमर्यादित हंसी है। इसलिए उसकी सीखने की क्लासेस पहले से ही थी। अपनी हंसी को ठीक करने के लिए वहां के लोग टाइम पर इस तरह की क्लासेस में जाते रहे। अब जब कोरोना आया तो लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, तो बेचारे बची खुशी हंसी भी भूल गए। पहले से ही प्रैक्टिस में मर्यादा के तहत कम हंसते थे, मास्क लगाया तो जो थोड़ा बहुत हंसते थे वो भी भूल गए। जापान में लोगों की गायब होती हंसी की वजह एक मानसिक बीमारी भी है, जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं। हिकिकोमोरी। इस बीमारी में लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, सिक्लूडेड हो जाते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, खुद को लंबे समय तक अपने घरों या कमरों में सीमित कर लेते हैं।
बहुत से लोग इतना अकेलापन चाहते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों से भी वो बातचीत नहीं करते। ये एक तरह का डिप्रेशन ही है जिसमें इंसान खुद को सबसे काट लेता है, अलग कर लेता है। हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि जापान में करीब 15 लाख लोग अपने घरों में कैद होकर जिंदगी जी रहे हैं। जापान में ऐसे लोगों की उम्र 15 साल से 64 साल के बीच में। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जापान की इस बीमारी के पीछे के कारण पूरी तरह साफ भी नहीं हो पाए हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि काम के बहुत ज्यादा दबाव में ज्यादातर युवाओं की नींद पूरी नहीं हो रही और इसका असर उनकी मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। इसके अलावा जापान के स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई को लेकर बड़ा ज्यादा प्रेशर भी होता है, जिससे बच्चों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। जापान में बेरोजगारी भी युवाओं को डिप्रेशन में डालने का बहुत बड़ा कारण है। वहां करीब बेरोजगारी की दर 3% है। पैसे की कमी की वजह से बहुत से युवा शादी ही नहीं करना चाहते। ये सभी कारण हैं जापान के युवाओं को डिप्रेशन में धकेलने के लिए जिम्मेदार। आपको जानकर हैरानी होगी कि काम के दबाव और बढ़ते डिप्रेशन की वजह से जापान में युवाओं की एक बड़ी आबादी शादी नहीं करना चाहती। पुरुष 17.30%, करीब 70 लाख चाहते हैं वो अकेले रहें, शादी नहीं करना उनको। महिलाएं 50 लाख जो आबादी का 14.6% बनाती हैं, वो भी शादी नहीं करना चाहती। तो कुल मिलाकर 1.25 करोड़ युवा ऐसे हैं जो कहते हैं हम अकेले ठीक। ये तब है जब जापान में कम होती आबादी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। आप देखिए कि जापान की जनसंख्या 2023 में 12.3 करोड़ और 2050 में इसका अनुमान जो है वो है 10.3 करोड़, कम होती जा रही। इसके अलावा जापान में जन्म और मृत्यु दर में भी बड़ा गैप है। वहां 2022 में 8 लाख बच्चों का जन्म हुआ और 16 लाख मौतें हुई। तो ये जापान का एक डार्क साइड है जिससे जापान लड़ रहा है। अब आपको जापान की एक पॉजिटिव तस्वीर भी दिखाता हूं। जापान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग नियमों के साथ कोई समझौता नहीं करते, उसूलों के बड़े पक्के हैं। ये जापान की वो भीड़ आपको दिखाई दे रही है जिसे संभालने के लिए कोई बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस नहीं चाहिए होती। देखिए आप, ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं चाहिए। यहाँ तो ट्रैफिक वाला भी परेशान हो जाता है। ये लोग बाकायदे अपनी बारी का इंतजार करते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ, आत्म अनुशासन के साथ, और फिर वो अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं। ये जापान का सबसे बड़ा एनिमेशन और गेम्स मार्केट का एक मुजाहरा मैं कर रहा हूं। यहां दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन इस मार्केट में इतनी भीड़ के बावजूद हर कोई नियम से चलता है, कोई जल्दबाजी नहीं। भीड़ में चलने का यह सलीका हर किसी को सीखना चाहिए। इस मामले में जापान बेहद अलग देश है और इसी अनुशासन की वजह से जापान का दुनिया में नाम भी है। लेकिन उस हंसी वाले मुद्दे का क्या करेंगे आप, जहां कहा जाता है या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है।